नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव का समीकरण हम लोग आपको दिखा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी सरकार बिहार में आ रही है। सत्ता पक्ष कहती है कि बिहार में बहार है, जबकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है सीधे तौर पर बिहार बदहाल है। तो जंगल राज बनाम विकसित बिहार की लड़ाई चल रही है और सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो महंगाई और रोजगार को लेकर बिहार में जारी है। इस बीच एक नई पार्टी भी उभरी है और वो भी तरह तरह के वादे और प्रचार 5 प्रमुख एजेंडे पर बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है। हालांकि उतना असर नई पार्टी का होता नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उनके नेता क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग इस वक्त सहरसा में मौजूद है। और सहरसा से आप कह सकते हैं कि आरजेडी के टिकटार्थी में एक प्रबल दावेदार के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शर्मा जी। इनका पूरा परिचय जानते हुए ये जानेंगे कि अभी तक इन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है और किन किन पदों पर रहे हैं। टुनटुन शर्मा जी से हम सीधे तौर पर जानते हैं कि आखिर क्या इनकी उपलब्धियां रही है सहरसा के लिए, बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला महासचिव टुनटुन शर्मा पान और राष्ट्रीय जनता दल में बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं और मजबूत से अपना हर बात रखते हैं और मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जैसे देख लीजिए 2015 में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े, 2020 में भी मजबूती से चुनाव लड़े। और अगर हमारे पार्टी के साथ अगर जातीय नहीं होता तो आज हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की मुख्यमंत्री रहते। उनके साथ और हमारे पार्टी के साथ सत्ताधार वाला बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया है, जो हमारे 10-5 रोज सीट को जो इधर उधर करके हमारे सरकार में आने से हमको जो वंचित किया है। मैं इस बार चलिए, ये बाद की बात है। 15 और 20 के चुनाव का जिक्र हुआ। 15 में अरुण यादव आरजेडी से यहाँ के विधायक हुआ करते थे, 20 में टिकट काटा गया और यहाँ से पूर्व बाहुबली नेता जो है आनंद मोहन, उनकी धर्मपत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा था। टिकट पहले किसी शर्मा को ही मिला था, लेकिन बाद में पार्टी के अंदर खाने जो चर्चा हुई उसके बाद लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा गया। सीधा सवाल करते हैं, पान समाज, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका आजकल इस ज़िले में चर्चा का दौर है। कई नाम है शर्मा में भी जो इस बार टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है किसी पान समाज का कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाती है तो ये सीट निकल सकता है? क्योंकि जाति प्रथा जो है वो खासकर बिहार में कहते हैं यूँ तो, लेकिन मुझे लगता है कि कोसी में कुछ ज़्यादा ही है और ऐसे में कमिश्नरी में हम लोग हैं। देखिए, सहरसा विधानसभा में हम लोग 50-55 की प्लस में हूँ पान समाज। और राष्ट्रीय जनता दल अगर विश्वास जताने की काम करेगी पान समाज पर और तो पान समाज बहुत ज़्यादा मजबूती से वोट गिराने का काम करेंगे और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री। क्यों आप लोगों को ये नहीं लगता, लोग कह रहे हैं, फ़ोन बंद कर ले आप, लोग कह रहे हैं कि सड़कें बन रही है, लोग कह रहे हैं कि पहले पटना पहुंचने में सहरसा से ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता था, बसें चलती थी, 8-8 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे। अभी लोग कहते हैं कि 4-5 घंटे में पहुंच रहे हैं और हकीकत भी है। आप पटना अगर जाते होंगे तो 4 से 5 घंटे में। एनडीए कह रही है कि हमने बिहार को विकास दिया है। तो कैसे, आपका क्या एजेंडा रहने वाला है इन क्षेत्रों में? कैसे लगता है कि आप लोग प्लस कर जाएंगे? देखिए, सड़क का विकास हुआ है लेकिन आम आवाम का विकास नहीं हुआ है। आम आवाम का विकास इसलिए नहीं हुआ है कि आप देख लीजिए, किसी भी ब्लॉक में जाइए आपको घूसखोरी ज़्यादा है, आपको अफसर मनमानी ज़्यादा करता है, किसी जनता का बात सुनता नहीं। थाना से लेके कोर्ट कचहरी जहाँ भी जाइए सरकार को भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इसलिए रोड का विकास हुआ है, आम आवाम का विकास नहीं हुआ है। कैसे आपको लगता है? देखिए, विपक्ष में जो सत्ता पक्ष है वो तो कहती है कि आरजेडी का शासनकाल मतलब जंगल राज, वही पुराना 15 साल रिपीट होगा जो लालू जी के रीजन में हुआ था। तो आपको क्या लगता है, जंगल राज उस समय था या अब का जंगल राज आप लोगों को ज़्यादा भारी पड़ता दिख रहा है? जनता क्या सोच रही है? उस समय जंगल राज नहीं था, क्योंकि लालू यादव जो है समाजवादी नेता है और समाजवादी नेता छोटे तबके को लोग को उठाने के लिए
अगर वो संघर्ष किया है तो इसलिए जो मनवादी सोच का लोग है उसको लगता है कि जनरल राज है। लेकिन छोटे तबके के लोग जैसे वंचित, शोषित, वंचित और शर्मा समाज से हो गया, सादा समाज से हो गया, राम समाज से हो गया, जो दरवाजे पर चप्पल पहन के नहीं जाने के लिए दिया जाता था, ऐसे आवाज़ उठाने वाला हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो आवाज़ उठाया है, जिसको जनरल राज कहने का उन लोग को मैंने अवसर मिल गया, गरीब का आवाज़ उठाया, इसलिए उसको जनरल राज कहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए शर्मा जी है और स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि जंगल राज क्या था, क्योंकि शोषितों की आवाज़ उठी और इन्हें ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में लालू यादव को जाना जाता है। बराबरी उन्होंने समाज में लाकर खड़ी करने का प्रयास किया और इसी वजह से जो एनडीए है, मतलब स्पष्ट रूप से आरोप नहीं लगाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी भी आज भी जो है समाज में उस ऊंच नीच की खाई को पाटना जरूरी है। शर्मा जी क्या लगता है, दावेदारों की कई होड़ लगी हुई है, यादव समाज से भी लोग हैं जिन्हें टिकट मिल सकता है, शर्मा समाज से भी लोग मैदान में कूदे हैं, पार्टी के जो बड़े नेता है, आला कमान है तेजस्वी जी, क्या अपील रहेगी, क्या सोचकर सहरसा में इस बार प्रत्याशी का चयन करें वो? और अगर किसी को भी आपके साथी को या आपको या हो सकता है किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो क्या फिर भी झंडा ढोने को तैयार है? देखिए, हमारे नेता स्पष्ट रूप से जब अति पिछड़ा समाज की आंदोलन हुआ था, रैली मधुबनी में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोले थे कि हमें टिकट उसी कार्यकर्ता को देंगे जो सरजमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे नेता को नहीं देंगे जो कल कहीं था और आज हमसे टिकट मानने का दावेदारी करते हैं। ऐसे नेता को हम टिकट नहीं देंगे। हम अपने कार्यकर्ता के बीच से कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करेंगे जो जीत के आएंगे और हमें 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, सहरसा को समझते हैं आप, सहरसा का समीकरण और सहरसा के जनता की सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वो आप क्या मानते हैं? सहरसा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? देखिए, सबसे मेन बात है ज़रूरी माई समीकरण जो है वो आपको मोटा मोटी 32 से 33% है और हम लोग तो समाज का भी 14% है। 14% मोटा मोटी सहरसा विधानसभा में, इसलिए कि 60,000 के लमसम वोटर है। तो ये वोट अगर जुट जाता है आरजेडी में तो यहाँ जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ आश्वासन वगैरह भी मिला है? बड़ा कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, ये सब चीज़ ऊपर से आश्वासन वगैरह है क्या? ये तो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो निर्णय लेंगे मैं उनके निर्णय में सहमत जताऊंगा। बिल्कुल। तो हर नेता की यही बात है कि जो आला कमान यानी कि तेजस्वी जी आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू यादव के पुत्र निर्णय लेंगे, पार्टी की कमान चूँकि उन्हीं के हाथ में है, वही निर्णय सबको स्वीकार होगा। बहरहाल इस बार अगर आप देखेंगे तो अभी से ही बिहार की राजनीति गरमा रही है और बिहार के चुनावी अगर हम बात करें, चुनावी समय आते आते जो टिकटार्थी है या फिर विकास के मुद्दे हैं या तमाम तरह की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे और बढ़ती हुई दिखेगी। बहरहाल पार्टी का फैसला है किसे चुनावी मैदान में सहरसा से उतारा जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। बिहार सहित देश दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से अपडेट रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चूँकि अपना कीमती समय निकाला है और ऐसे ही अन्य जगहों पर जाकर भी हम अन्य लोगों से बात कर रहे हैं। हर राजनेता की राय आप जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपील वही है कि चुनाव का डेट जब भी हो और जब भी चुनावी तारीख आए मतदान जरूर करें। आखिर में क्या अपील आप करेंगे सहरसा के तमाम जो मतदातागण हैं उनसे? टिकट किसी को भी मिले, आपको ही मिले, क्या सोच के वो इस बार वोटिंग करें? मैं तो अपने ओर से भी कहता हूं और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से भी ओर से कहता हूं, सहरसा की लेकर और तमाम बिहार की जितने भी हमारे वोटर हैं सभी को मैं कहना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की ओर से कि आप लोग जो शोषित वंचित हैं, जिनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 90 में आए थे और आज 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव आए हैं, इसलिए सभी अति पिछड़ा से और वंचित शोषित से अनुसूचित जाति से सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 में आपने सत्ता से जो मनवादी सोच वाली लोग सरकार चला रहे 20 साल से, आज नीतीश कुमार को देख लीजिए, करते कुछ हैं बोलते कुछ हैं।
लेकिन आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं खरा उतरते हैं। आज देख लीजिए 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आने वाला भविष्य में 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख जो वादा किए हैं वो भी नौकरी देने का काम करेंगे और पलायन रोकने का काम करेंगे।